नेपाल के जनरेशन जेड आंदोलन की गूंज भारत की सीमाओं तक पहुंच रही है। काठमांडू और पोखरा की सड़कों पर उठी आवाजें तराई और सीमावर्ती जिलों, बिहार, उत्तर प्रदेश और सिक्किम की चौक चौराहों तक सुनाई देने लगी है। सवाल यह है कि क्या नेपाल का यह असंतोष सीमाओं को पार कर भारत के युवाओं के भीतर भी नई बेचैनी और जागरूकता जगाएगा, या फिर यह सिर्फ पड़ोसी की हलचल बनकर रह जाएगा। सस्पेंस इसी में है कि सीमा पार की यह आग किसे पहले छू लेगी, सरकारों को या सीधे जनता को। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। नेपाल का जनरेशन जेड आंदोलन इस समय दक्षिण एशिया की राजनीति का सबसे चर्चित मुद्दा बन चुका है। सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध से उपजा यह विद्रोह अब भ्रष्टाचार और शासन की जवाबदेही की मांग में बदल चुका है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रोक ने युवाओं को यह एहसास दिला दिया कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। यही वह बिंदु है जहां यह आंदोलन केवल डिजिटल आज़ादी का सवाल न रहकर लोकतंत्र की बुनियादी परंपराओं का संघर्ष बन गया है, और साथ में एक सवाल छोड़ रहा है सबके लिए कि क्या अब देश की शासन प्रणाली और सत्ता का पूरा तंत्र फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए कभी भी बदला जा सकता है। एलन मस्क शायद यही सोचकर और इसी हथियार को प्रयोग कर ट्रंप को लाए थे। आगे क्या होगा राम जाने। बहरहाल, नेपाल का यह गुस्सा अचानक पैदा नहीं हुआ। पिछले महीनों से सोशल मीडिया पर नेपो किड नामक ट्रेंड चल रहा था, जिसमें नेताओं और मंत्रियों के बेटा बेटियों की आलीशान जिंदगी उजागर हो रही थी। सत्ता के घरानों के वारिस यूरोप और अमेरिका में छुट्टियां मना रहे थे, जबकि नेपाल के युवाओं को नौकरी और शिक्षा के लिए भटकना पड़ रहा था। महंगाई ने आम लोगों का जीवन और कठिन बना दिया था। खाद्य पदार्थों से लेकर दवाइयों तक सब महंगे हो चुके थे और बेरोजगारी दर युवाओं में 20% तक पहुंच गई थी। ऐसे माहौल में जब सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगाई तो यह जनता के धैर्य का आखिरी बिंदु साबित हुआ। काठमांडू और अन्य शहरों की सड़कों पर 8 सितंबर को जो दृश्य देखने को मिला वह दक्षिण एशियाई राजनीति में नया था। हजारों की भीड़, हाथों में तख्तियां और आवाज में गुस्सा। पुलिस और सेना ने बल प्रयोग किया, गोलियां चली और 19 से ज़्यादा लोग मारे गए, 300 से अधिक घायल हुए। सरकार ने जल्दी ही बैकफुट पर जाते हुए सोशल मीडिया बैन हटा लिया और कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आंदोलन की दिशा अब बदल चुकी थी। अब यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया की बहाली का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, राजनीति, परिवारवाद और अवसर की कमी के खिलाफ था। इस आंदोलन की गूंज नेपाल तक सीमित नहीं रहेगी। यह उसी सिलसिले की अगली कड़ी है जिसकी शुरुआत श्रीलंका के अरागल आंदोलन से हुई थी। 2022 में श्रीलंका में जब महंगाई, पेट्रोल की कमी और बिजली कटौती से जनता का जीवन ठप हो गया था, तब हजारों युवाओं ने कोलंबो की सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। उस आंदोलन ने श्रीलंका की सत्ता को बदल कर रख दिया। वहां के युवाओं ने यह साबित कर दिया कि जब जनता संगठित हो जाए तो सबसे मजबूत शासन भी हिल सकता है। बांग्लादेश में ही हाल के महीनों में छात्र आंदोलन ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया। शिक्षा में आरक्षण, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हजारों छात्र सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश की सरकार ने बल प्रयोग किया, लेकिन आंदोलन थमा नहीं। युवाओं ने यह साफ कर दिया कि अब वे अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। नेपाल का आंदोलन इन्हीं घटनाओं से मोटिवेटेड है और यह अब क्षेत्रीय प्रवृत्ति का हिस्सा बन चुका है। सवाल यह है कि क्या भूटान और म्यांमार जैसे देशों में भी ऐसी सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। भूटान की छवि एक शांत और सुखी देश की है, जहां ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को राष्ट्रीय नीति का आधार बताया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भूटान की युवा पीढ़ी भी बेरोजगारी और अवसरों की कमी से जूझ रही है। हजारों युवक रोजगार के लिए भारत और अन्य देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। भूटान की शांत छवि के पीछे छिपाया असंतोष किसी भी समय फूट सकता है। म्यांमार में स्थिति पहले से ही अस्थिर है। सैन्य शासन के खिलाफ वहां जनता वर्षों से लड़ रही है। लोकतंत्र की बहाली की मांग बार बार उठती है, लेकिन सेना के बल प्रयोग से इसे दबाया है। इसके बावजूद म्यांमार के युवा लगातार प्रतिरोध की राह पर है। नेपाल के आंदोलन ने उन्हें संदेश दिया है कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी युवा वर्ग सत्ता को चुनौती दे सकता है। यह प्रेरणा म्यांमार के लिए और अधिक मायने रखती है। इन सभी आंदोलनों में चीन की विदेश नीति का छाया लगातार दिखता है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार सभी देश बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत चीन से जुड़ चुके हैं। अरबों डॉलर का निवेश चीन इन देशों में कर रहा है।
लेकिन चीन का मॉडल केवल विनिवेश तक सीमित नहीं है, वह राजनीति और डिजिटल नियंत्रण का मॉडल भी इन देशों में थोपना चाहता है। नेपाल के सोशल मीडिया बैन में चीन की नीति का झलक साफ दिखाई देना इस बात का सबूत है। चीन ने अपने यहाँ इंटरनेट पर लोहे की दीवार जैसी व्यवस्था कर रखी है और अब वह चाहता है कि उसके प्रभाव वाले देश भी उसी पर चलें। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फर्क सामने आया। नेपाल के युवाओं ने चीन के इस मॉडल को पूरी तरह नकार दिया है। उनका कहना है कि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को इतनी आसानी से खोने नहीं देंगे। यही फर्क दक्षिण एशिया की राजनीति को नए मोड़ पर ले जाएगा। अगर चीन का प्रभाव बढ़ा तो सरकारें कठोर नियंत्रण की राह पकड़ सकती हैं, लेकिन जनता खासकर युवा वर्ग अब इसके खिलाफ है। आने वाले वर्षों में भूटान और म्यांमार में भी इसी तरह की सुगबुगाहट तेज हो सकती है। भूटान के युवाओं का पलायन, बेरोजगारी और सीमित अवसर इस बात की जमीन तैयार कर रहे हैं। म्यांमार में पहले से ही लोकतांत्रिक संघर्ष जारी है और नेपाल का उदाहरण वहाँ के युवाओं को एक और मजबूती देगा। श्रीलंका और बांग्लादेश पहले ही यह दिखा चुके हैं कि जनता जब उठ खड़ी होती है तो सत्ता को झुकना पड़ता है। नेपाल का जनरेशन जेड आंदोलन इस पूरे सिलसिले में नई ऊर्जा भर रहा है। यह आंदोलन बता रहा है कि अब दक्षिण एशिया का युवा वर्ग केवल दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक बिरादरी है। सोशल मीडिया से शुरू हुआ विद्रोह भ्रष्टाचार, परिवारवाद और चीन की नीति चुनौती दे रहा है। चीन की विदेश नीति के लिए यह गंभीर चुनौती है। बेल्ट एंड रोड के निवेश के बावजूद अगर जनता उसके मॉडल को अस्वीकार कर दे तो उसकी पकड़ कमजोर होगी। नेपाल का यह आंदोलन साफ बता रहा है कि दक्षिण एशिया में अब नई राजनीति जन्म ले रही है। यह राजनीति युवाओं की है, यह राजनीति जवाबदेही की है और यह राजनीति उस डिजिटल आज़ादी की है जिसे कोई भी सत्ता छीन नहीं सकती। नेपाल में जो आग भड़की है वह केवल काठमांडू तक सीमित नहीं रहेगी। यह लपटें दक्षिण एशिया के हर उस देश तक जाएंगी जहां जनता असंतोष में है। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार सभी में यह संदेश गूंज चुका है कि अब जनता, खासकर युवा वर्ग, किसी भी अन्याय को सहन नहीं करेगा। नेपाल की सड़कों से उठी यह पुकार पूरी दुनिया के लिए सबक है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनता है और जब जनता खड़ी हो जाती है तो सबसे मजबूत सत्ता भी हिल जाती है। सवाल साफ है कि क्या आजकल के युवाओं को सोशल मीडिया ने पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले रखा है? क्या सोशल मीडिया आज़ादी का वह तंत्र बन गया है जो हमारी सरकारें हमको नहीं दे सकती? क्या सोशल मीडिया पर उठने वाली हर आवाज़ दबाना जरूरी है? सत्ता, सियासत और प्रशासन से जुड़े हुए पोल खोलने वाले सभी प्रयासों को सोशल मीडिया पर जिस आज़ादी के साथ खोलना चाहिए, क्या वाकई यह आज़ादी हर जगह है? यह भी जांचने, परखने और समझने का समय है। आपको लगता है कि नेपाल का पूरा यह सत्ता का खेल और उसके पीछे क्या राजशाही परिवार का कोई रोल है, या फिर यह कुछ ऐसी प्लानिंग है जो देश दुनिया का पूरा ध्यान नेपाल की तरफ ले जाए और दुनिया के अलग कोनों में कुछ और खेल हो? क्या नेपाल को इस तरीके से भड़काकर नेपाल की संप्रभुता और वहाँ की शांति को महज सत्ता परिवर्तन की बजाय एक नए प्रयोग के रूप में देखा और किया जा रहा है? क्या नेपाल का इस तरीके का युवाओं का प्रयोग दुनिया के अलग देशों में, खासकर जहां परिवारवाद या राजशाही व्यवस्था है, कोई असर डालेगा क्या? विचार करिएगा। आपको लगे तो लिखिएगा जरूर, जिससे हमारा अगला कार्यक्रम आपकी इस सुझाव के साथ सही तरीके से और आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत। मित्रहरू, म यति बेला नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट यहाँहरू समक्ष छु। देख्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू, प्रदर्शनकारीले त्यहाँ गरिरहनु भएको आगजनी, यो यति बेला यो प्रदर्शन अराजक बनाउनमा सबैभन्दा ठुलो जिम्मा यो देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री अर्थात् भनौँ भूतपूर्व, किनकि उहाँले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। सायद यहाँहरूलाई पृष्ठभूमि थाहा छैन होला वा, उहाँ बाल्यकालदेखि नै राजनीतिमा आउनुभएको र अहिले तत्काल एमालेको अध्यक्ष। यति सम्मान गर्थे नेपाली जनताले।
हेर्नुहोस् मित्रहरू, यति बेला यो हेलिकप्टर सायद मन्त्रीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लिएर जाँदैछ। अब यो देशमा नेताहरू कोही पनि सुरक्षित रहेनन्, किनकि उनले यो सनातन भूमिमा केवल पापभन्दा अरू केही गरेका छैनन्। त्यसैले पनि आज हेर्नुहोस् त, यत्रो अलिशान बङ्गला महल सबै हुँदा हुँदै पनि आफ्नो स्थान छोडेर स्थानान्तरण हुनु पर्यो। यो कसका कारणले? केवल आफ्ना अहङ्कार र घमण्डले। हिजो बिचरा ती स्कुल कलेजका भाइ बहिनीहरूले सरकार भ्रष्टाचार नगर्नुहोस्, सरकार करको दुरुपयोग नगर्नुहोस्, सरकार भनेर प्लाकार्ड लिएर गएका बालबालिकाको बिचमा आफ्ना कार्यकर्ता छिराएर घुसपेट शैली गरेर ती विद्यार्थी 22 जना विद्यार्थीलाई सोझै आतङ्कवादी शैलीमा मारिएका कारणले आज यो भिड अनियन्त्रित हुन गएको हो। नत्र सनातन भूमिका जनताले कहिले पनि अपराध सोच्दैनन्। र हामी जेन एक्स र जेन वाईले आजसम्म हाम्रा जेन वाई सन्तानलाई सधैँ संस्कारमा हुर्काएका छौँ, किनकि हामी नेताहरू जस्तो फोहोरी छैनौँ। यो देशका नागरिक जो पनि हुनुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो गौशाला क्षेत्रमा यति बेला यस्तो आगो बलेको छ र बानेश्वर त हेर्न सक्नुहुन्छ यो धुवाँको मुस्लो। हिजोको जुन दमन थियो त्यो 2062-63मा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सायद लिनुभएको थिएन कि ठाडै आदेश दियो केपी शर्मा ओलीबाट विद्यार्थीको कनपट्टीमा गोली हान्नु। र यो निकै अराजक शैलीमा उहाँले सोच्नुभयो, किनकि उहाँ विगतमा 14 वर्ष कारावास मान्छे मारेर बसेर आएको व्यक्ति नै हो। त्यसैले उहाँलाई कसैलाई मार्न ठुलो कुरो होइन, तर हिजो मारिएका सन्तानका बाबुआमा को काख यसरी उजाडिएको छ, किनकि यिनलाई पहिल्यै नै धर्म प्रसाद ढकालको हत्याको पाप त लागिसकेको छ। यिनी निसन्तानै हुन् र निसन्तानै रहन्छन्। यिनको अपुताली गइसक्यो, यिनको खानदान नाश भइसक्यो, वंश पनि नाश भइसक्यो। यस्ता अपराधीलाई हामीले आजसम्म देशको प्रधानमन्त्री बनाएर राख्यौँ। थुक्क भन्न मन लाग्छ, हामी नेपाली जनता यो सनातन भूमिमा हुर्किएर यस्ता दानवीय चरित्रलाई हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री बनाएका रहेछौँ। अराजक अहङ्कार यो पशुपतिनाथको भूमि, देवताको प्रिय भूमि नेपालमा यस्ता अराजक व्यक्तित्वबाट अब विकास सम्भव छैन। जेनजीले भने जस्तै पारदर्शिता गर्ने नेतृत्वलाई अब सरकारमा ल्याउनुपर्छ र जो पनि सरकारमा आउनुहुन्छ विचार गर्नुहोला जेनजीको तागत के छ भन्ने कुरो हिजो र आजमा देखिसक्नु भएको छ। यो कुनै राजनीतिबाट उत्साहित या प्रेरित व्यक्ति होइनन्, यी हुन् नेपालको भविष्य, जसले नेपाललाई सुन्दर, शान्त र विकसित राष्ट्र बनाउने भनेर अभियानमा हिँडेका छन्। तपाईँ हामी जेन एक्स र जेन वाई सबै मिलेर जेनजीको समर्थन गर्नुपर्छ, उहाँहरूले देखेको सपना पुरा गर्नुपर्छ। र हिजो जसले ज्यान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना पनि म यही मार्फत गर्न चाहे र उनीहरूको त्यो बलिदान आजको यो प्रदर्शनले देखाइदियो। उहाँहरूको बलिदान खेर गएन। गौरव गर्नुहोस्, 22 जना विद्यार्थीले गर्दा आज यो देश परिवर्तन भएको छ। र सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि कहिले पनि नबिर्सनुहोस्, तपाईँहरू जनताको करमा पालिनु भएको छ। जनताका लागि र देशका लागि सेवा गर्नुहोस्, ताकि नाकि नेताको गुलामी गरेर बस्नुहोस्। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ यो देश समृद्ध होस्, सबै मिलेर जाउँ भने तपाईँहरू आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी जेनजीले आजको दिनमा प्रदर्शनबाटै सत्ता ढालिदिइसकेका छन्, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिइसक्नु भएको छ भनेपछि जनतामा के तागत छ भन्ने कुरो जनताले नबिर्सनु होला र कहिले पनि कसैको लालचमा, नेताको लालचमा नआउनु होला, किनकि नेता जनताले बनाउने हो, नेताले जनता बनाउने होइन। यो सधैँ अविलम्बन गर्नु होला। म यति बेला
राजधानी नेपालको राजधानी काठमाडौँको मुटुबाट यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष यो मुस्लो धुवाँको मिस्लो देख्न सक्नुहुन्छ। यति बेला गौशालामा धुवाँको मुस्लो बोलेको छ र यो अराजक भिडले त यो मुस्लोमा त नेताहरूको पार्थिव शरीर जलिरहेको मुस्लो देख्न चाहन्छन्, तर त्यति कठोर पनि नबनौँ हामी, किनकि हामी सनातन भूमिका नागरिक हौँ। आखिर व्यक्ति नै हो, हुनसक्छ उनीहरूले गल्ती गरे, त्यसलाई हामीले क्षमा गर्दै सुधार हुने मौका दिनुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि संयम अपनाएर यो आन्दोलन शान्तपूर्ण बनाउन आह्वान गर्दै म बिदा लिन चाहेँ। यहाँहरूको समय र हाम्रो आन्दोलन सफल होस्। जय पशुपतिनाथ, जय नेपाल, जय महाकाल।